Welcome to competitive exams. This is seventh part of this paper. This part will include MCQs from general science and basic mathematics. So question 61 is, which is the most abundant element in the earth crust? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? So the correct option is option A, oxygen. Oxygen is the most abundant element in the earth crust. लेकिन अगर आपने ये देखना हो कि बाकी जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है उसकी परसेंटेज कितनी है या कितने अमाउंट में है वो, सो ऑक्सीजन इज 46.1%। इसके बाद सिलिकॉन आता है अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स में, उसके 28.2%। फिर एल्यूमिनियम आता है 8.23%, और इसके अलावा फिर बाकी एलिमेंट आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ये असल में अर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट पूछा गया है। वैसे एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अगर मेटल के बारे में पूछा जाए तो ऑक्सीजन जो है ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। देन द आंसर वुड बी सिलिकॉन। द मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो सिलिकॉन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में चार्ज का यूनिट क्या है? सो द करेक्ट इज ऑप्शन सी, कोलम। कोलम इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल के 7 बेस यूनिट्स है या बेस क्वांटिटीज भी है, ठीक है। वो टेबल में दिया गया है। एमसीक्यू में नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है कि टाइम का बेसिक यूनिट क्या है सिस्टम इंटरनेशनल में, तो वो सेकंड है। लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और इस तरह लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है। यहाँ पर जो यूनिट्स के सिंबल भी दिए गए हैं कि कौन सा यूनिट किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, और इस तरह आखिरी जो कॉलम है उसमें इसके डायमेंशन सिंबल भी दिए गए हैं। तो आप वीडियो को पास करके इसको देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the most abundant element in the universe? अब पिछले एमसीक्यू में पूछा गया था कि which is the most abundant element in the earth crust, लेकिन अर्थ क्रस्ट में तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन है, लेकिन यूनिवर्स में कौन सा है? Here is करेक्ट हाइड्रोजन। यूनिवर्स में द मोस्ट abundant एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। और अगर हम देखें कि यूनिवर्स कौन कौन से एलिमेंट से ज्यादा बना है, तो जो मोस्ट abundant एलिमेंट्स यूनिवर्स में है, तो द यूनिवर्स इज अराउंड 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम एंड 1% ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में है वो है हीलियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज ascribed टू। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, आइंस्टाइन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे साथ दी थी आइंस्टाइन ने। अब ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने कब दी थी ये भी पूछा जा सकता है। तो असल में पहले आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी डेवलप की 1905 में, और इसके बाद उन्होंने जनरल रिलेटिविटी डेवलप की और उसको पब्लिश किया 1915 में। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनरल रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब पब्लिश की गई, तो द आंसर वुड बी 1915। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है कि इन एग्जामिनेशन 80% candidates passed in English and 85% candidates passed in mathematics. If 73% candidates passed in both these subjects, then what percent of candidates failed in both the subjects? अब एक इम्तिहान में 80% कैंडिडेट्स जो है वो अंग्रेजी में पास है और 85% कैंडिडेट्स मैथमेटिक्स में पास है, और 73% कैंडिडेट्स वो है जो कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास है। तो फिर हमसे सवाल पूछा गया है कि उन कैंडिडेट्स का परसेंटेज कितना होगा जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर देखते हैं। लेट द टोटल कैंडिडेट इज 100। हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स जो है वो 100 है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स आर बोथ। वो कैंडिडेट्स जो कि इंग्लिश में या मैथ्स में या दोनों में पास है उसको मालूम करें। पहले उनको मालूम करने के लिए ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों ने मेमोराइज करना होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, और उससे ये दोनों को जमा करें और फिर उससे सब्ट्रैक्ट करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड बोथ इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। सो इंग्लिश में कैंडिडेट्स कितने पास है 80, यहाँ पर इन की जगह 80 आ जाएगा। फिर मैथमेटिक्स में कैंडिडेट्स कितने परसेंट पास है 85 आ जाएगा,
और फिर दोनों में कितने पास है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो वो 73 है, तो 73 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, सो द आंसर वुड बी 92। अब हमारे पास 92% कैंडिडेट्स वो आ गए जो कि या इंग्लिश में पास है या मैथमेटिक्स में पास है या दोनों में पास है। अगर हमारे पास ये मालूम हुआ कि 92% कैंडिडेट्स किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि जो बाकी कैंडिडेट्स रह गए वो किसी सब्जेक्ट में भी पास नहीं है, मतलब दोनों में फेल है या किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। सो द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, हमने सपोज किया था कि टोटल कैंडिडेट्स हमारे साथ थे 100, ठीक है, तो 100 से माइनस करें जो टोटल कैंडिडेट्स किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है वो है 92, हमारे पास आ गया, तो 100 माइनस 92 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये है कि 8% कैंडिडेट्स वो है जो कि किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन वी हैव हियर इज ऑप्शन ए, 8। The next question is half percent written as a decimal is, half percent को अगर डेसिमल में लिखा जाए तो क्या आएगा, वो कौन सा फिगर आएगा, 0.2 आएगा, 0.002 आएगा, 0.005 आएगा या 0.05 आएगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि 0.2 आएगा या 0.05 आएगा, हमको सॉल्व करना होगा पहले। तो इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है वो पहले तो बात यह है कि हाफ परसेंट है कि हाफ परसेंट अगर हम लिखे, हाफ का मतलब ये है कि 1/2 का मतलब ये है 0.5, हाफ को हम लिख सकते हैं 0.5%, ठीक हो गया। अब 0.5% को अगर हम परसेंट की जगह लिखते ओवर 100, परसेंट का मतलब असल में होता है ओवर 100, तो ये क्या आएगा 0.5 ओवर 100। अब 0.5 को 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.005। हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी 0.005। The next question is, the population of a town increases every year by 4%. If its present population is 50,000, then after 2 years it will be। एक टाउन है, उसकी आबादी हर साल 4% ज्यादा हो जाती है, 4% बढ़ती है। अगर उसकी मौजूदा पॉपुलेशन 50,000 है तो 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इसको अगली स्लाइड पे इसको दो तरीकों से सॉल्व किया जाता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड फार्मूला के जरिए और दूसरा मैनुअल तरीके से। दोनों तरीके डिस्कस करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड फार्मूला हमारे साथ क्या है कि पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, लेट सपोज हमें नहीं मालूम कि कितने सालों के बाद मालूम करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला है आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r ओवर 100 होल पावर n। अब इसमें p क्या है, p हमारे पास है पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, और r जो हमारे पास है परसेंटेज इंक्रीज की कितना परसेंट इंक्रीज होता है, और होल पावर n, n का मतलब है कि कितने साल के बाद हमने मालूम करना है। अगर हमने 10 साल बाद का मालूम करना है तो n की जगह 10 आएगा, अगर हमने 20 साल बाद की मालूम करना है कि 20 साल बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी तो n की जगह पर 20 आएगा। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स विल बी, p हमारे पास ऑलरेडी ज्ञान है 50,000 है, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस r हमारे पास ऑलरेडी ज्ञान है, r है हमारे पास परसेंटेज, 4% इंक्रीज होता है, और डिवाइड बाई 100 फार्मूले में है, तो यहाँ पर डिवाइड में लिखना भूल गया हूँ, आप लोग डिवाइड लिख ले, डिवाइड बाई 100, और होल पावर क्या आएगा, होल पावर 2 आएगा, क्योंकि हमने 2 साल बाद मालूम करना है, तो होल पावर यहाँ पर आएगा 2। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स आएगा 54,080। ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड फार्मूला पे। अगर हमने सेकंड मेथड पे मालूम करना है, तो सेकंड मेथड हम मैनुअली मालूम कर सकते हैं। 4% ऑफ 50,000, पहले तो ये है कि 4% इंक्रीज होता है हर साल में, तो 4% ऑफ 50,000 हमारे पास कितना आएगा 2,000। सो इंक्रीज इन 1 ईयर हमारे पास क्या आएगा 50,000 प्लस 2,000, आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन विल बी 52,000। अब ये ट्रिक ये है कि आपने जो है ना फिर से 2000 इसके साथ ऐड नहीं करना है 2 साल मालूम करने के लिए। अब एक साल बाद पॉपुलेशन ऑलरेडी 52,000 हो गया है, तो अब 52,000 4% इंक्रीज हो गया, तो 52,000 4% इंक्रीज होगा। सो 4% ऑफ 52,000 इज इक्वल टू 2080। जब हम 52,000 का 4% निकालते हैं तो ऑप्शन आंसर हमारे साथ आता है 2080, ठीक हो गया। सो इंक्रीज इन 2 इयर्स, अब 2 साल में पॉपुलेशन कितना ज्यादा होगा, 2000 पहली साल में ज्यादा हो गया और 2080 दूसरे साल में ज्यादा हो गया। सो देन द आंसर इज 4080।
अब 4080 लोग जो है ना इसमें 2 साल बाद इनका इजाफा हो गया। सो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? सो 50,000 प्लस 4080, सो द आंसर विल बी 54,080। तो हमारे 2 साल बाद जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 54,080। So the correct option we have is 54,080. Option C is the correct option. The next question is, if A's salary is 25% more than B's salary, then B's salary is how much lower than A's salary? Let's suppose A एक बंदा है, उसकी सैलरी 25% ज्यादा है B से, ठीक है? तो B की सैलरी हाउ मच लोअर देन A सैलरी, B की सैलरी A से कितनी परसेंट कम होगी? अगर A की सैलरी B से 25% ज्यादा है तो B की सैलरी A से कितनी फीसद कम होगी, ये मालूम करना है। तो इसको सॉल्व कर, अब लेट अस कंसीडर दैट B सैलरी इज ₹100। अब हमने ये कंसीडर किया है कि B की सैलरी 100 है, ठीक है? तो अब अगर B की सैलरी 100 है तो हमें ये क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि A सैलरी इज 25% मोर देन B, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन A सैलरी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25% ऑफ 100, ठीक है? 25% ऑफ B सैलरी 100 हो गया, तो 25% ऑफ 100, 25% ऑफ 100 कितना आता है? 25 आता है। सो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। A की सैलरी हो गई 125। अब दोनों सैलरी में डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस बिटवीन ए सैलरी एंड बी सैलरी। अगर ए की सैलरी 125 है तो बी की सैलरी कितनी है? फिर 100 है। सो 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25, RS25। अब दोनों की सैलरी में डिफरेंस आ गया RS25। अब ये डिफरेंस हम कैलकुलेट करना है कि ये कितना परसेंट बनता है, तो इसी तरह से हमें परसेंट मालूम हो जाएगा। सो द डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस हमें क्या कितना मालूम कर, डिफरेंस हमारे पास है 25। सो 25 डिवाइड बाय टोटल कितने, एक की सैलरी कितनी बनती है? 125। 25 डिवाइड बाय 125 और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बी सैलरी इज 20% लोअर देन ए सैलरी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, 20%. Now the next question is, a bag contains 2 red, 3 green and 2 blue balls. 2 balls are drawn at random. What is the probability that none of balls drawn is blue? अब एक बैग है, उसमें 2 सुर्ख बाल है, 3 ग्रीन बाल है और 2 ब्लू बाल है। अब 2 बाल को एट रैंडम लिया जाता है उससे, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जो 2 बाल हम इससे एट रैंडम लेते हैं वो ब्लू बाल्स ना हो, इसमें से कोई भी ब्लू बाल ना हो। मतलब वो दोनों ग्रीन हो सकते हैं, या एक ग्रीन हो सकता है, एक रेड हो सकता है, या दोनों रेड हो सकते हैं, लेकिन एक भी उसमें ब्लू ना हो। तो इस प्रोबेबिलिटी को मालूम करने के लिए आपको देखते हैं। अब परम्यूटेशन कम्बिनेशन के जरिए हम इसको मालूम करते हैं। परम्यूटेशन कम्बिनेशन के जरिए हम पहले ये मालूम करते हैं कि टोटल कम्बिनेशन हमारे पास कितनी बनती है। टोटल बाल्स कितने हैं? 2 रेड है, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू बाल है, तो टोटल 7 बाल्स है और हमने 2-2 बाल लेने हैं। तो टोटल अगर हम 2-2 बाल साथ से लेते हैं तो टोटल कम्बिनेशन हमारे पास कितने बन सकते हैं? तो टोटल कम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं 7C2 के फार्मूले के जरिए। तो 7C2 के फार्मूला आपने किस तरह सॉल्व करना होगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे साथ इससे आएगा 21। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज 2 बाल जो है ब्लू वाले के 2 बाल ब्लू नहीं आने चाहिए, तो बाकी हमारे पास रह गए 5 बाल्स। अब 5 बाल्स के टोटल कम्बिनेशन कितने हो सकते हैं कि 5 बाल से हम 2-2 लेते हैं, उसके टोटल कम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? तो वो 5C2 से हम मालूम करेंगे। वो कम्बिनेशन हो गया जिस तरह से 7C2 का हमने मालूम किया कम्बिनेशन, इस तरह 5C2 का मालूम करेंगे। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर दे तो हमारे पास आएगा 10। अब हम वो प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं वो इवेंट के नंबर ऑफ देम इज ब्लू, तो वो किस तरह आएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट। इवेंट जो हमें रिक्वायर्ड इवेंट है कि इनमें से कोई भी ब्लू ना हो, उसमें टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? वो हमने यहाँ पर फाइंड किया 10 हो सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल आउटकम। और टोटल आउटकम भी हमने मालूम किया कि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 21।
सो 10 डिवाइड बाई 21 इज द प्रोबेबिलिटी। ये इतनी प्रोबेबिलिटी है कि जब हम वो बॉल दोनों विड्रा करते हैं तो दोनों में से कोई भी ब्लू बॉल नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, 10 ओवर 21। इसके अलावा अगर किसी को मसला हो कि ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन किस तरह मालूम किया जाता है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। Question 70 is a bag contains 6 black and white balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? अब एक बैग है, उसमें टोटल कितने बाल्स हैं? 6 ब्लैक बाल्स है और 8 वाइट बाल्स है। इसका मतलब ये है कि टोटल 14 बाल्स है उस बैग में। अब एक बाल उससे रैंडम निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये जो बाल निकाला जाता है ये वाइट बाल हो, ब्लैक ना हो, सिर्फ वाइट बाल हो, ये अगर एक बाल निकाला जाए। तो इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? इट इज एन इजी वन। टोटल नंबर ऑफ बाल्स हमारे पास है 14 और टोटल नंबर ऑफ वाइट बाल्स हमारे पास है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वाइट बाल जो हमारे पास आएगा 8 डिवाइड बाई 14। 8 डिवाइड बाई 14 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 4 over 7। So the correct option here is option B, 4 over 7. So here it is the end of this video. I will see you in the next lecture. Till then.